गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट किए थे बेटा। एनिमल हस्बेंड्री से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। अब आप चाहो तो एनसीईआरटी का बुक पढ़ सकते हो और उसमें अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके वो डाउट पूछ सकते हो। चलिए आज हम लोग अब जाते हैं बेटा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। मैंने आपको बताया था जब मैं एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा रहा था, एनिमल्स के एग्जांपल दे रहे थे इंट्रोडक्टरी पोर्शन में। जो फर्स्ट लेक्चर हमारा था, फर्स्ट वीडियो था इस चैप्टर्स का, उसमें मैंने एनिमल्स के अंदर में डेयरी फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, फिशरी, बी कीपिंग, ये सारे पैरामीटर्स को हम लोग क्या देख रहे थे, मैनेजमेंट और सोर्स के बेस पर हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोग परसेंट ऑफ यील्ड को इंक्रीज और क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने कुछ ब्रीडिंग, क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। तो उन्हीं सेगमेंट को अब क्या करते हैं बेटा, हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री हमारा जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं बेटा डेयरी फार्म मैनेजमेंट। कहां पर आते हैं? डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अब आपको क्लियर हो गया होगा डेयरी का मतलब क्या होता है बेटा। तो डेयरी मतलब क्या होता है, मिल्क सप्लाई करने वाले जो वर्कर्स होते हैं बेटा, जो एरिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेयरी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हम बात करेंगे बेटा एनिमल हस्बेंड्री में मैनेजमेंट की, वो किससे रिलेटेड करेंगे, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिंपली मैं इसको डिफाइन करूं बेटा, तो इट इज द सिलेक्शन। मैं सिंपली यहाँ पर इसको डिफाइन कर रहा हूँ। डेयरी फार्म मैनेजमेंट का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और यहीं से वो सारे पॉइंट मैं लेकर के आऊंगा जो आपके लिए क्या है, आपके एग्जामिनेशन, चाहे वो बोर्ड के एग्जामिनेशन हो, चाहे आपको वो नीट एम्स के एग्जामिनेशन हो, दोनों में क्या हो जाएंगे, हेल्पफुल हो जाएंगे। तो इट इज द सिलेक्शन, इट इज द सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, it is the selection and management of animals for milk and their product. Animals for milk and their product for human consumption. Human consumption. तो देखिए सिंपली मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हमें क्या डिस्कस करना है, तो इट इज द सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स। हम उन एनिमल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उनका केयर करेंगे। मैनेजमेंट का मतलब है केयरिंग करना ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड देयर प्रोडक्ट फॉर ह्यूमंस कंजप्शन। हम उन एनिमल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे बेटा, उन एनिमल्स की यहाँ पर स्टडी करेंगे, उन एनिमल्स को हम केयर करेंगे जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्शंस के लिए या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट लाइक चीज, कर्ड, लस्सी, ये जो भी स्वीट्स या आप कह सकते हो मावा, ये सारे बहुत सारे ऐसे खोवा वगैरह है, ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट है बेटा, उन सारे प्रोडक्ट जो ह्यूमंस कंजप्शंस के लिए जो ह्यूमंस उसको कंज्यूम करता है, उन सारे चीजों को हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर डेयरी फार्म मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। तो सिंपली मैंने डिफाइन किया है, इट इज द सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स। हम वहां पर यहाँ पर एनिमल्स को सिलेक्ट करेंगे बेटा। एनिमल्स में क्या हो जाएगा, काऊ एंड बफेलो, ऑलरेडी आपको क्लियर है, जो मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क बनाते हैं और मिल्क का प्रोडक्ट बनाते हैं और उनकी केयरिंग वो उसकी कंजम्पशंस कौन करते हैं, ह्यूमन से बीइंग करते हैं। इन्हीं सारे पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक पॉइंट करके मैं लेकर के आता हूं बेटा। यहाँ पर एनिमल्स में क्या क्या हो जाएगा बेटा, तो काऊ एंड बफेलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, काऊ एंड बफेलो, दो एनिमल्स यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन कौन से ऑर्गेनिज्म का होगा, तो सिलेक्शन वैसे ऑर्गेनिज्म का करेंगे, वैसे काऊ और बफेलो का करेंगे जिनकी मिल्क प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, यानी हाई यील्ड प्रोडक्शन हो। ऐसा नहीं कि हम 5 लीटर दूध देने वाली काऊ को बहुत ज्यादा हम केयर कर रहे हैं लेकिन उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, 5 लीटर ही है, तो हम तो उसको फोडर बहुत ज्यादा दे रहे हैं, भोजन बहुत ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन दूध कितनी दे रही है, 5 लीटर। और एक दूध है, एक ऐसी गाय है जो उतना ही खाना खाती है लेकिन 25 से 30 लीटर दूध देती है, तो ऑब्वियसली हम कौन से गाय को सिलेक्ट करेंगे, कौन से काऊ को सिलेक्ट करेंगे जो 25 टू 30 लीटर मिल्क का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पर सिलेक्शन हमेशा क्या करेंगे, सुपीरियर का करेंगे। सुपीरियर का मतलब है जिसके पास बेस्ट क्वालिटी है, जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देने में क्या है, हेल्पफुल है। क्योंकि इस चैप्टर में ही हम वही प्लान, वही स्ट्रेटजी पढ़ने वाले हैं जो
ये इंटायर पॉपुलेशन को, ये पूरे पॉपुलेशन को क्या करने में है, न्यूट्रिशन सप्लाई करने में क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो, हेल्पफुल हो। तो यहाँ पर सिलेक्शन हमेशा सुपीरियर एनिमल्स का करेंगे बेटा, सुपीरियर काऊ और बुफेलो का करेंगे, जो आगे जाकर के क्या करती है बेटा, बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और मैं एग्जाम्पल्स भी उसका बताऊंगा अपकमिंग वीडियो में, जब मैं ब्रीडिंग पढ़ाऊंगा तो इसमें एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया बेटा, उन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को भी आपको कवर करूंगा, जहां से डायरेक्ट नीट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन क्या करेंगे बेटा, तो सिलेक्शन में हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ सिलेक्शन होगा हाई मिल्क यील्ड, यानी वैसे काऊ और बुफेलो जिनकी मिल्क यील्ड बहुत ही ज्यादा हो, यानी बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हो। और सेकंड क्या करेंगे भाई, कि अगर मानकर चलो उनकी कैपेबिलिटी तो बहुत है कि ये 25 to 30 लीटर ये दूध देती है, लेकिन अगर मानकर चलो डिजीज उन पे बहुत ज्यादा अटैक करता है, मतलब जो पैथोजेंस है, माइक्रोब्स हैं, वो बहुत ज्यादा उनको क्या करते हैं, अटैक करते हैं, तो उस केस में काऊ हमेशा क्या रहेगी, बीमार रहेगी। तो दैट्स व्हाई उनका जो रेट है, जो हेल्थ अगर डाउन हो जाएगा तो वो प्रोडक्शन रेट भी क्या हो जाएगा बेटा, जो यील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इस केस में हम डिजीज रेजिस्टेंस काऊ यहां पर सिलेक्ट करेंगे, डिजीज रेजिस्टेंस बफेलो सिलेक्ट करेंगे, ताकि वो ज्यादा एडवर्स कंडीशंस को क्या कर सके, फेस कर सके। यानी ऐसा नहीं कि वो छोटे से माइक्रोब्स आए, एक नॉर्मल माइक्रोब्स आए, बैक्टीरिया वायरस उसको अफेक्ट करना शुरू कर दिया, नहीं, हम ऐसे यहां पर एनिमल्स को सिलेक्ट करेंगे जियो डिजीज रेजिस्टेंस हो, मैक्सिमम डिजीज को क्या करे, टॉलरेट कर ले, रेजिस्टेंस कर ले। तो यहां पर सेकंड सिलेक्शन में हमें क्या याद रखना है बेटा, तो डिजीज रेजिस्टेंस, क्या याद रखना है बेटा, डिजीज रेजिस्टेंस, यहां पर क्या लेंगे, डिजीज रेजिस्टेंस काऊ को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर एक एक बढ़िया डेफिनेशन से ही मैं ये चैप्टर्स को आपको क्या कर दूंगा, ये सेगमेंट को मैं कंप्लीट कर दूंगा। जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे टर्म्स को लेकर के, लेकिन मैं इजी टर्म्स को, इसको एक सिंगल लाइन में मैंने डेफिनेशन लिखा बेटा, और इसी से ये सारी चीजें मैं क्या कर दूंगा, 100% श्योर आपको, अभी आप देखोगे वीडियो को तो वो वीडियो जो मैं क्लियर कर दूंगा, और सिंगल लाइन में ही वो सारे कॉन्सेप्ट में क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। तो मैंने सिंपल सा डेयरी फार्म का मैनेजमेंट दिया कि इट इज द सिलेक्शन, हम सिलेक्शन कर रहे हैं, और सिलेक्शन में क्या लिया भाई, तो हाई मिल्क यील्ड वाले एनिमल्स को लेंगे और डिजीज रेजिस्टेंस एनिमल्स को लेंगे। एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स किसका भाई, काऊ बफेलो, क्योंकि वो मिल्क के लिए, हम डेयरी का मतलब मिल्क होता है, मिल्क एंड देयर प्रोडक्ट, मिल्क के प्रोडक्ट जैसे पनीर हो गया, खोवा हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, मिठाइयां हो गई, ऐसे बहुत सारे जो भी इनके प्रोडक्ट्स, घी हो गया, माखन हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन प्रोडक्ट्स के बारे में हम क्या करेंगे बेटा, उनकी मैनेजमेंट यानी उनकी देखभाल और उनका सिलेक्शंस के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे, जो ह्यूमंस आगे जाकर के इन प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जो हम लोग खाते हैं इन प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्शंस वाले वर्ड से क्लियर कर लिया, एनिमल्स वाला वर्ड क्लियर हो गया कि काऊ एंड बफेलो को सिलेक्ट करेंगे। ह्यूमंस कंजम्पशन आपको क्लियर है, ह्यूमंस क्या करेगा, फूड के फॉर्म में, न्यूट्रिशंस के फॉर्म में उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। यहाँ पर थर्ड वर्ड एक है बेटा मैनेजमेंट, यहाँ पर एक और वर्ड यहाँ पे मिला हुआ है आपके पास है, दिस वन इज मैनेजमेंट। तो अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, मैनेजमेंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं, और मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग होता है बेटा केयर। मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, केयर करना, मैनेजमेंट करना यानी कि उसका देखभाल करना, उसका केयर करना। यानी ये जो हमारे पास काऊ एंड बफेलो है, उसके लिए हमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है, ऐसे पैरामीटर्स हमें पढ़ने हैं बेटा, जो क्या करे बेटा, ये हेल्पफुल हो इन काऊ बफेलो, जो हमारे पास जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं एनिमल्स, उस मिल्क प्रोड्यूस्ड एनिमल्स को हमें प्रोटेक्ट करने में, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में ये क्या हो बेटा, हमारे रिस्पॉन्सिबल हो, हेल्पफुल हो। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा। तो केयर की अगर हम बात करें बेटा, तो केयर में हमें क्या क्या करना है, तो केयर में हमें कुछ पॉइंट हैं, जो पॉइंट हमें डायरेक्टली याद रखने हैं। जैसे कि मानकर चलिए केयर में हमें क्या करना है भाई, तो वेल हाउस्ड होना चाहिए, जहां पर भी एनिमल्स को हम रखेंगे तो उसकी हाउसिंग क्या होनी चाहिए भाई, बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खुले आसमान के नीचे काऊ और बफेलो को रख दिए, नहीं, वहां पर डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं, बीमार पड़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसको वेल क्लीन हाउस रखेंगे बेटा, डेली सफाई उसकी होगी। जहां पर डेयरी, जहां पर बहुत सारी काउज रहती है, 200-300 गायें जो रखते हैं किसान, तो उनके पास डेली कंटिन्यूअसली वहां पर क्या होती है, सफाई होती है, डंग जो होता है उसकी गोबर होती है, ये सभी चीज की क्या होती है, कंटिन्यूअसली सफाई होती है, ताकि वो बीमार ना हो जाए।
जाए, हमारा जो काऊ है वो क्या हो जाए, बीमार ना हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, वेल हाउस हमें बनाने होंगे, हाउस बहुत ही अच्छे बनाने होंगे। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, सेकंड केयर हम क्या करेंगे कि इनकी जो फीड है यानी इनकी जो भोजन है वो भोजन बहुत ही प्रॉपर एंड बहुत ही न्यूट्रिशनल होने चाहिए। यानी कि जो भी इनकी सप्लीमेंट है, जो भी ये फोडर यूज करते हैं, जो चारा ये खाते हैं, वो चारा क्या होना चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। जो पानी ये पीते हैं वो पानी भी क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। क्योंकि जब तक अंदर से ये स्ट्रांग नहीं होंगे, काऊ या बफेलो जब तक अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक मिल्क का प्रोडक्शन ये ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई सेकंड हमें पॉइंट केयर में क्या याद रखना है बेटा, तो वेल हाउस तो हो ही गया, इसके अलावा हमें क्या याद रखना है, तो वेल फोडर या वेल फीड हम लिख सकते हैं। और फीड में हमारा क्या हो जाएगा बेटा, तो क्वालिटी फोडर यहां पर यूज करेंगे बेटा, वैसे फोडर वैसे चारा जिसमें क्वालिटी हो। इसके अलावा क्लीन वाटर भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, क्लीन वाटर, जिससे क्या होगा जो हमारी काउज है या बफेलो है वो बीमार ना हो। ये सेकंड केस हमें क्या करना है, केयरिंग में याद रखना है। थर्ड क्या करेंगे बेटा, क्लीन एटमोस्फेयर, जो एटमोस्फेयर में होगा बेटा, जो इन्वायरमेंट होंगे उस इन्वायरमेंट को हम क्या करेंगे बेटा, क्लीन रखेंगे। यानी कि क्लीननेस मेंटेन यानी मेंटेनिंग डिजीज फ्री इन्वायरमेंट। यहां पर क्या करेंगे भाई, यहां पर मेंटेन करेंगे कंडीशन मेंटेनिंग डिजीज फ्री इन्वायरमेंट। यानी जिस भी इन्वायरमेंट में इसको हम रखते हैं, जिस भी एरिया में इसको रखते हैं, स्पेस में रखते हैं, जो भी इनका हाउस है वो बिल्कुल डिजीज फ्री होनी चाहिए। कहने का मतलब उसकी सफाई बहुत प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए, मॉपिंग वगैरह होनी चाहिए। वहां पर जो भी इंसेक्टिसाइड या तो और भी जो हम वहां पर यूज करेंगे बेटा, एंटीसेप्टिक या मॉपिंग के लिए हम जो यूज करेंगे वो सारी चीजें यहाँ पर कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, ताकि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, डेयरी प्रोडक्ट वाले जो हमारा काऊ और बफेलो है, उनको कोई हार्म ना हो, उनको कोई डिजीज नहीं हो। इसके अलावा क्या कर सकते हैं बेटा, तो maintaining cleanliness during milking। जब मिल्किंग होती है तो ऐसा नहीं कि हम बहुत ही गंदे हाथों से गए और गंदे हाथों से ही क्या कर दिए भाई, तो उनकी दूध को निकालना शुरू कर दिए। जिस भी पॉट में, जिस भी बर्तन में दूध को रख रहे हैं वो बहुत गंदा हो, ऐसा नहीं। प्रॉपर वहां पर क्या हो, क्लीनिंग हो, है ना, वो प्रॉपर हम हाथ अच्छे से वॉश करके जाए और उसके बाद अच्छे से वहां पर क्या करें, उसकी दूध को हम क्या करें, निकालें, उसको वहां से ऑब्टेन करें। तो मेंटेनिंग क्लीनिंग ड्यूरिंग मिल्किंग, जब हम मिल्क निकालते हैं उस समय हमें मेंटेन करना है क्लीनिंग को। स्टोरेज, जब हम मिल्क को स्टोर करेंगे घर पे ला करके जहां पर भी रखेंगे वो भी प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए। एंड ट्रांसपोर्टेशन, और अगर इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांव क्षेत्र में सबसे ज्यादा होते हैं कि लोग जो होते हैं, डेयरी वाले भैया आते हैं, वो दूध को कलेक्ट करके लेकर जाते हैं और उसके बाद वो ट्रक के थ्रू क्या जाते हैं बेटा, दूसरे जगह एरियाज में जाते हैं जहां से वो सप्लाई होते हैं पैकेट के फॉर्म में। तो वही है कि मेंटेनिंग क्लीनलीनेस ड्यूरिंग मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क। जब भी मिल्क को मिल्किंग किया जाएगा, जब भी मिल्क को काऊ से निकाला जाएगा, बफेलो से निकाला जाएगा, जब उसको स्टोर किया जाएगा, जब उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो उस केस में हमें क्लीनलीनेस को बहुत ही फोकस करना है, बहुत ही अच्छे से देखभाल करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा कंटिन्यूअसली सुपरविजन ऑफ वेटरनरी डॉक्टर। यहां पर रेगुलर इंस्पेक्शन होगा बेटा वेटरनरी डॉक्टर का। तो यहां पर पॉइंट है बेटा रेगुलर इंस्पेक्शन बाय वेटरनरी डॉक्टर। ये वेटरनरी डॉक्टर क्या होते हैं, वैसे डॉक्टर जो एनिमल से रिलेटेड होते हैं। तो हम इंस्पेक्शन करवाएंगे विद इन 2 to 3 मंथ। हम क्या करेंगे, वेटरनरी डॉक्टर्स को बुलाएंगे और उस एरिया का निरीक्षण करवाएंगे कि यहाँ पर कुछ कमियां तो नहीं है, हमारे एनिमल्स जो काऊ है, बफेलो है, वो सभी ठीक तो नहीं है। तो प्रॉपर क्या किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। और इन्हीं सारे पैरामीटर्स के बेस पर हम क्या करते हैं, डेयरी फार्म मैनेजमेंट को, डेयरी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो देखिए सिंपल सा पॉइंट है, मैंने जितने भी पॉइंट बताया इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। ये एनसीईआरटी को मैंने एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे से और
इजी लैंग्वेज में आपके सामने ला करके रख दिया। डेयरी फार्म मैनेजमेंट की अगर बात की जाए बेटा, तो इट इज द सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड देयर प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये डेयरी फार्म जो है बेटा, ये किससे रिलेटेड है? मिल्क उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो ह्यूमंस क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। सिंपल सा वहां पर डेफिनेशन है। अब हमने यहाँ पर लिया भाई कि एनिमल्स क्या लेंगे, तो काऊ एंड बफेलो ऑब्वियसली वही मिल्क का प्रोडक्शन करेंगे। सिलेक्शन कैसा ऑर्गेनिज्म करेंगे भाई, जो डिजीज फ्री हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो, और जिसकी हाई यील्ड हो, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग है बेटा केयर करना। केयरिंग के लिए हम क्या करेंगे, तो वेल हाउसिंग हम बेस्ट बनाएंगे। वेल फेड, उनकी जो क्वालिटी होगी फूड की वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। वाटर क्लीन होनी चाहिए। डिजीज फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। उनकी जो एरिया है जहां पर हम इनको रखते हैं वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। जब हम मिल्किंग करते हैं, मिल्क को जब उनकी बॉडी से बाहर करते हैं, तो उस केस में प्रॉपर क्लीननेस होनी चाहिए। जब हम मिल्क को स्टोर करते हैं तो प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, और जब हम मिल्क को ट्रांसपोर्ट करते हैं उस समय भी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा रेगुलर इंस्पेक्शन बाय वेटरनरी डॉक्टर। रेगुलरली हम वेटरनरी डॉक्टर को वहां पर बुला करके इंस्पेक्शन करवाएंगे, उनसे निरीक्षण करवाएंगे। यही सारे कॉन्सेप्ट, यही सारी पॉइंट जो है बेटा वो कहां पर आ जाएगी, केयर में आ जाएगी। और केयर को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको क्या कंप्लीट कर दिया, डेयरी फार्म मैनेजमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया। जैसे ही अब नेक्स्ट में हम लोग आएंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो पोल्ट्री फार्म में भी क्या होगा बेटा, सिलेक्शन वही करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मीट हो जाएगा। केयरिंग में यही सारे पॉइंट रहेंगे, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूं। यही एक सीक्वेंस हमें फॉलो करना कि अगर बोर्ड के एग्जामिनेशन में यहां पर क्वेश्चंस आता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, फिशरी मैनेजमेंट और बी कीपिंग मैनेजमेंट, तो मैक्सिमम पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वो पॉइंट हमें सीक्वेंस यही अप्लाई करना है, ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करते हैं बेटा, दैट इज पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। और बहुत ही इजीली आपको अब समझ में आ जाएगा पोल्ट्री फार्म, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना था डेयरी फार्म में हमने अप्लाई कर दिया। अब इसी डेफिनेशंस के बेस पर हम क्या करेंगे, पोल्ट्री फार्म की स्टडी करेंगे। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट हम लोग कंप्लीट कर लिए बेटा। अब हम लोग आते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। बहुत ही सिमिलर है, अगर आपने एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो सेकंड मैंने क्या लिख दिया भाई यहाँ पर, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अब डेफिनेशंस की बात करें, जैसे हमने एनिमल्स फार्म मैनेजमेंट के लिए, डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया, तो क्या था बेटा, इट इज द सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड देयर प्रोडक्ट। यहाँ पर वो नहीं होगा, यहाँ पर क्या हमें याद रखना है बेटा, यहाँ पर मिल्क के लिए तो हम कर नहीं रहे थे, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे भाई, तो यहाँ पर हम कर रहे थे मीट और एग के लिए। पोल्ट्री फार्म क्यों करते हैं, मीट और एग के लिए। तो यहाँ पर कैसे डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज द सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड फॉल्स, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वर्ड आएगा डोमेस्टिकेटेड फॉल्स, है ना। यहाँ पर एक वर्ड आएगा डोमेस्टिकेटेड फॉल्स, मैं लिख रहा हूं बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, इट इज द सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड फॉल्स। डोमेस्टिकेटेड फॉल्स, फॉल्स का मतलब क्या है बेटा, वर्ड। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, वर्ड बोल सकते हैं। तो इट इज द सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड फॉल्स और बर्ड, their product like, यहां पर क्या हो जाएगा, डोमेस्टिकेटेड, मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड फॉल्स एंड बर्ड फॉर क्या हो जाएगा बेटा, फॉर मीट एंड एग प्रोडक्शन। यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, पोल्ट्री फार्म में डेफिनेशंस क्या हो जाएगा कि जो हमारा डेयरी फार्म का डेफिनेशन था उसमें हम लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर हमें डिस्कस करना बेटा कि अगर यहाँ पर पोल्ट्री फार्म है तो ऑब्वियसली हम मीट या तो एग के लिए क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, सिलेक्शंस करेंगे। रूल्स वही हो जाएंगे बेटा, डोमेस्टिकेटेड फॉल्स और बर्ड में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स को दिया है कि बर्ड में आप क्या कर सकते हो भाई, तो आप हेन यानी कि जो एग पोल्ट्री के लिए जो है बेटा हेन, आप क्या यूज कर सकते हो, डक,
आप क्या यहाँ पर एग्जांपल दिया है, टर्की, सम गीज, एक्सेट्रा। ऐसे कुछ एनिमल्स हैं डोमेस्टिकेटेड जो लोग क्या करते हैं घर पे पालते हैं। तो इनके जो हेन्स है बेटा या कॉक हैं, तो इनके मीट, डक, टर्की, इन सब की मीट या तो इनके एग्स को क्या करता है ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है। तो हम डोमेस्टिकेटेड फॉल्स का मतलब यहाँ पर हो गया इन सारे ऑर्गेनिज्म। पॉइंट क्लियर है? डोमेस्टिकेटेड का मतलब ही क्या होता है, प्रॉफिटेबल्स एनिमल्स। तो प्रॉफिटेबल्स फॉल्स की मतलब हो गया जो प्रॉफिटेबल हेन्स है। ऑब्वियसली हेन्स क्या है बेटा, हमारे लिए प्रॉफिट है क्योंकि वो क्या करते हैं, एग का भी फॉर्मेशन करते हैं और मीट का भी प्रोडक्शन करते हैं हमारे लिए। सेकंड क्या बेटा, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या होगा, केयर। ऑब्वियसली मैनेजमेंट में क्या करेंगे, केयर के लिए हमें क्या करना होगा, बेड हाउस, जैसे हमने वहां पर डेयरी फार्म में कि भाई साफ सफाई हमें अच्छे से रखनी है, वेल फेड, क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी खाना देना है उनको, और इसके साथ हम क्या करेंगे, क्लीन वाटर देंगे उनको ड्रिंक करने के लिए। मेंटेनिंग डिजीज फ्री इन्वायरमेंट, ये भी यहाँ पर होगा कि ताकि उनको डिसऑर्डर ना हो, कोई डिजीज ना हो। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस ड्यूरिंग मिल्किंग, ये वाला पॉइंट यहाँ पर हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम मिल्किंग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मिल्किंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट वाला पोर्शन हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, यहाँ पर इरेज कर देंगे। रेगुलर इंस्पेक्शन बाय वेटरनरी डॉक्टर, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, केयरिंग में आ जाएगा। तो मैनेजमेंट में वही पॉइंट हमें ऐड करने हैं जो मैंने क्या बताया कि अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करोगे, अगर सीक्वेंस वाइज आप स्टडी करोगे तो चैप्टर्स बहुत आसान हो जाएंगे। मैंने एक सीक्वेंस आपको बना करके दे दिया, तो सीक्वेंस में मैंने क्या बताया था भाई, हाई मिल्क यील्ड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, हाई मिल्क यील्ड के बदले हाई मीट एंड एग यील्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई मीट एंड एग यील्ड। आया समझ में? तो यहां पर क्या है बेटा, हाई मीट एंड एग यील्ड हो जाएगा। डिजीज रेजिस्टेंस, सिलेक्शन हम उसी को करेंगे जिनके पास मीट कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मीट प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, एग प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी कम टाइम में एग को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। डिजीज फ्री होनी चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, बहुत जल्दी बीमार नहीं होना चाहिए। वैसे हम पोल्ट्री फार्म में हम वैसे बर्ड को क्या करेंगे, हेन्स, डक या टर्की को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। मैनेजमेंट में हमें केयर क्या करना है, तो उसकी घर को साफ सफाई अच्छी रखनी है, एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लीन रखने हैं, डिजीज फ्री एटमॉस्फेयर बना करके रखना है। यहाँ पर इंस्पेक्शंस परमानेंटली कंटिन्यूअसली यहाँ पर क्या होगा बेटा, इंस्पेक्शंस होने हैं जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में। तो सिंपल सा जैसे हमने डेयरी फार्म में देखा, उसी सीक्वेंस को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में भी क्या कर दिया, फॉलो करवा दिया। यहाँ पर एक छोटा सा और है बेटा, एक पॉइंट दिया गया है एनसीईआरटी में, दैट इज एनसीईआरटी में एक छोटा सा पॉइंट है बेटा बर्ड फ्लू के बारे में। क्या है बेटा, बर्ड फ्लू। इसी से रिलेटेड एक डिजीज है बेटा जो पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, बर्ड फ्लू के बारे में यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है। H5N वायरस है ना, यहाँ पर एक वायरस है बेटा जो कॉज करता है, जिस वायरस नेम इज H5N1 वायरस। ये वायरस जो है बेटा क्या कॉज करता है, ये बर्ड फ्लू कॉज करता है। एक्चुअली ये वायरस है जो डिजीज कॉज करते हैं, और ये डिजीज किसमें हो जाते हैं, जो हमारे हेन्स होते हैं यानी जो हमारे चिकन होते हैं, उन चिकन्स में ये बहुत ही फास्टली क्या कर रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे, जिसके कारण क्या हो गया भाई, पूरे ह्यूमंस बीइंग में ये डिजीज क्या हो गया था, फैल गया था। तो ये 90s के दशक में ये चाइना से आया था, उसके बाद एक राउंड इसने इंडिया में भी आई थिंक 2002 में ये क्या हुआ था, टर्न लेकर के फिर वो वापस चला गया था। तो बर्ड फ्लू एक डिजीज हमें याद रखना है पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड, और यहाँ पर याद रखना है वायरस का नाम क्या है, H5N1 वायरस क्या है भाई, ये बर्ड फ्लू कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। तो देखिए मैंने सीक्वेंस आपको बताया, डेयरी फार्म मैनेजमेंट थोड़ा सा हमने सिमिलर सा चेंजेस किया, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, देखो अगर एनसीईआरटी की बात करें तो इसके बाद एनसीईआरटी ने एनिमल ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट डाला, लेकिन हम एनिमल ब्रीडिंग को अभी ना पढ़ते हुए हम अब क्या देखेंगे बेटा, तो हम हनी बी जो बी कीपिंग मैनेजमेंट है या फिशरीज मैनेजमेंट है, पहले उन दोनों मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एनिमल ब्रीडिंग को पढ़ेंगे। ताकि अच्छा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और एक सीक्वेंस वाइज आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाए, जिससे अगर क्वेश्चन नीट में आए या बोर्ड में आए तो वो क्वेश्चंस आपको क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेटा फिशरी एंड बी कीपिंग मैनेजमेंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, वहां पर स्टडी करेंगे, और ऐसे ही सिमिलर पॉइंट वहां पर मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, ताकि आपको एक पॉइंट भी अगर आपको याद रहे तो एग्जामिनेशंस में आपके पास लिखने के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट आपके पास आपके माइंड में बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पेरेंट।